हो जाते हैं। तो इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो क्लास वर्क नाम का टैब आएगा, इस पे जाएंगे और क्लास वर्क टैब में जो मैंने कल क्लास ली थी इंट्रोडक्शन वाली, उसका मटेरियल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जो 3 फाइल्स मैंने अटैच करी हैं वो फाइल्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका रिकॉर्डिंग वाला, जो कल हमने क्लास की रिकॉर्डिंग करी थी वो वाली फाइल है। और कल जो हमने नोट्स प्रिपेयर करे थे, ये उसकी फाइल है, नोट्स वाली है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग वाली फाइल को ओपन करूंगा, क्लिक करेंगे सिंपली, ये ओपन हो जाती है हमारी। तो आप चाहें तो इसे यहाँ से प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली। ये यहाँ से डायरेक्टली जैसे यूट्यूब पर वीडियो प्ले होती है उसी तरह से ये वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का जो ऑप्शन है ये आपके लैपटॉप में ही आएगा, मोबाइल में नहीं आएगा। तो अगर आप इसको मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ तक तो फिर भी चीजें आपको दिख रही होंगी। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन मोबाइल में नहीं आएगा। जब आप लैपटॉप से ओपन करेंगे इसको ब्राउजर में, तभी आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके ले डाउनलोड करके रख लेते हैं तो आपके पास ये परमानेंट हो जाती है। और सर इन केस मान लो हम डाउनलोड नहीं कर पाए तो क्या होगा? जब आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो 2 से 3 दिन के बाद यहां पर आपका एरर मैसेज लिख कर आएगा। एरर, एरर का एक एग्जांपल मैं दूसरे वाले बैच से आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये तो अभी भी अवेलेबल है। इस तरह से एरर लिख कर आएगी। तो रिकॉर्डिंग पर अगर एरर लिख कर आए इसका मतलब वो फाइल सर्वर से हमारे डिलीट हो गई है। अगर फाइल सर्वर से डिलीट हो गई है तो उसका कोई रिकवरी नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो भी आपका मटेरियल है उसको 1 से 2 दिन में डाउनलोड कर लें। 1 से 2 दिन के बाद हमारे सर्वर से वो कभी भी डिलीट हो सकता है ना। बट 1 से 2 दिन तक रहेगा, ये थोड़ा चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह से रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके अपना सेव कर लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नोट्स और घर जाके बेटर बनाने हैं जो मैंने करवाए थे क्लास में। आपको लगता है सर कोई बात आपने बोली है लेकिन नोट्स में नहीं लिखी है, तो आप घर जाके रिकॉर्डिंग जब प्ले करेंगे तो उस बात को अपना ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, ये आपके थ्योरी वाले नोट्स हो गए जो हमने कल यहाँ पर अपने तैयार करे थे। अब इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो डाउनलोड का ऑप्शन आपका तब आएगा जब आप इस टेक्स्ट फाइल को एक नई विंडो में ओपन करेंगे। तो नई विंडो में ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ये एक्शन बटन ये वाले दिखाई देंगे, 3 वाले 3 डॉट जो आ रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन इन न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन या तो डायरेक्ट दिखेगा या फिर से 3 डॉट के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइल है आप अपनी डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें परमानेंट आपके लैपटॉप में आ गई। तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में इनको ऑर्गेनाइज जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ने क्या करा है, अपने लैपटॉप में 2 फोल्डर बना लिए। पहले फोल्डर बनाया पाइथन लेक्चर्स करके, उसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर बनाया रिकॉर्डिंग, एक फोल्डर बनाया नोट्स। इसमें रिकॉर्डिंग सेव करते चले गए, इसमें नोट्स सेव करते हुए चले गए। एक दूसरे स्टूडेंट ने ऐसे बनाया अपने लैपटॉप पर पाइथन क्लासेस, इसके अंदर 18 नवंबर नाम से फोल्डर बनाया। 18 नवंबर फोल्डर के अंदर 18 तारीख की रिकॉर्डिंग और 18 तारीख के थ्योरी नोट्स। फिर 19 तारीख को जो पढ़ाया उसने एक फोल्डर और बनाया 19 नवंबर, उसमें 19 तारीख की रिकॉर्डिंग 19 तारीख के नोट्स। अब आप कौन सा तरीका यूज करोगे या कोई तीसरा यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। आप इनको कैसे ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे अपने लिए, वो तरीका आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
चलो वो आप पे डिपेंड करेगा कैसे आप बनाते हो। अब आगे चलते हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी ईमेल नहीं करी है, या जिन लोगों ने अभी हमें डिटेल अभी शेयर नहीं हुई है, वो इस नंबर पे अपनी डिटेल्स, ये सारी चीजें शेयर करेंगे, तब आपको ईमेल मिलेगी, और उस ईमेल में ज्वाइनिंग का लिंक आपका आ जाता है। ठीक है। जो ज्वाइनिंग का लिंक आएगा, मेक श्योर आप उसको सेम डे ज्वाइन कर लें। अगर आप सेम डे ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, फिर एक नया लिंक बनेगा, फिर आप उसे ज्वाइन करेंगे, तो चैलेंजेस आएंगे। तो बेटर है कि इसको प्रायोरिटी पर रखकर पहले इस काम को कंप्लीट कर लें, सो डैट आपको स्टडी मटेरियल डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों ने अपने सिस्टम पर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। अब पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें यह सीखना होगा कि जो आपने पाइथन का सेटअप कल इंस्टॉल कराया था, उस सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमारी आती हैं, है ना। तो एक का नाम तो आप जानते हो, बताओ क्या चीज है वो, जो पाइथन सेटअप के साथ हमें मिली होगी। इंटरप्रेटर, सही बात है ना। तो क्या और भी कोई चीजें हैं जो पाइथन सेटअप के साथ मिली हैं और हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं? आंसर इज यस। तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन सेटअप। पाइथन सेटअप के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा इंटरप्रेटर। ऑलरेडी मैंने इंटरप्रेटर के बारे में आपको कल लिखा दिया था, तो दोबारा दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट। दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या होना चाहिए वो देखते हैं। मान लीजिए आप पाइथन के प्रोग्राम को बनाएंगे तो कहीं लिखना पड़ेगा उसे। जैसे भी आप थ्योरी नोट्स को नोटपैड फाइल में लिख रहे हैं, इसी तरह से पाइथन के प्रोग्राम को भी तो कहीं लिखेंगे ही आप। तो कहाँ लिखें उसको? उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कोई एडिटर चाहिए, है ना। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मार्केट में कई सारे एडिटर्स आते हैं। एडिटर्स का मतलब होता है जहां पर हम उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख पाए। ठीक है। तो अब एक एडिटर पाइथन सेटअप के साथ ही बनाकर हमें दे दिया गया है, जिसका नाम है आइडल। आइडल की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट। तो ये एक पाइथन का एडिटर है जो प्रोग्राम को लिखने, प्रोग्राम को इंटरप्रेटर से रन कराने में आपको हेल्प करता है, और आपको काफी सिंपलिसिटी हो जाती है। अगर आप इस एडिटर का यूज नहीं करेंगे तो फिर मैन्युअली आपको नोटपैड से ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और फिर रन कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना पड़ेगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो ये एक सिंपल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि आपको बस लिखना है और क्लिक करना, और आपका प्रोग्राम इंटरप्रेटर से रन करा दिया जाएगा। तो आइडल क्या है हमारा? इट इज द ऑफिशियल पाइथन एडिटर to write and run Python
प्रोग्राम्स इजीली। ऑफिशियल वर्ड मैंने यूज करा है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने पाइथन बनाई उन्हीं लोगों ने पाइथन का ये एडिटर हमारा बनाया है। अब ये एडिटर आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे आइडल, IDLE। जैसे ही आप सर्च बार में आइडल टाइप करेंगे तो आपका आइडल का जो भी ऑप्शन आएगा वो वर्जन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मेरे में आइडल के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3.12, 3.13, 3.11। माइट भी मेरे सिस्टम में पाइथन के 3 अलग अलग वर्जन इंस्टॉल्ड हो, अलग अलग बैचेस में अलग अलग चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। तो आपके में आई गेस एक ही आना चाहिए, क्योंकि भी आपने एक ही पाइथन इंस्टॉल करी है, 3.13 या 12 जो भी आपकी होगी। तो आइडल का वो वर्जन जो आप अभी यूज करना चाहते हैं कोड करने के लिए, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये इस तरह से कुछ आएगा। ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है उसको आने देते हैं, अभी कुछ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले वो सारे कंपोनेंट समझ लेते हैं जो पाइथन सेटअप के साथ हमारे आते हैं। तो ये आपका आइडल का एडिटर है जहां पर आप अपना कोड बनाते हैं। मैकबुक में आई गेस डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकन बन जाता होगा, वहां से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे क्लोज कर दे रहे हैं, अभी इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है उसकी बात करते हैं। तीसरा है हमारा डॉक्स। डॉक्स मतलब होता है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन क्या मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन का, उसको समझते हैं। जैसे आप कोई मार्केट से मान लीजिए मोबाइल परचेज करते हैं, तो मोबाइल के साथ उसका एक यूजर मैनुअल आता है कि उसको कैसे ऑन करना है, उसमें सिम कैसे पड़ेगी, बैटरी अलग हो सकती है कि नहीं, अदर फीचर्स के बारे में वहां पर लिखा होता है। अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही लेबल लगा होगा, हाउ टू यूज। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो ये काम करती है कि उसका यूज कैसे किया जाए वो यूजर को बताया जाए, कोई यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, ऐसा कुछ करके। इसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब बनाया गया तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, कौन से कमेंट होते हैं, क्या क्या फीचर है इसके अंदर। तो जो भी टेक्निकल पॉइंट्स होते होंगे उन सबको हमें कैसे बताया जाएगा। भाई जिन लोगों ने पाइथन बनाई उनको बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा सब लोगों के लिए, है ना। तो उन्होंने क्या करा, एक बुक बनाई। उस बुक के अंदर सारी बातें जो पाइथन के अंदर हैं उन्होंने लिख दी, कोई भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, सब कुछ जो पाइथन में है वो उन्होंने लिख दिया। उस बुक को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारा पाइथन सेटअप के साथ ही हमें दे दिया गया है। तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पाइथन की कोई बुक बता दीजिए पढ़ने के लिए, तो यही वो बुक है। जिसने पाइथन बनाई उससे अच्छी बुक और कौन लिख सकता होगा। तो इस बुक के साथ अगर हम बिगनर हैं तो पढ़ने में मुश्किल थोड़ी आती है। क्यों आती है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि इसमें सारी बातें जो पाइथन में हैं लिख दी गई हैं। अब अगर हम थोड़ा सा साइंस की बात करें तो पाइथन 1991 से 2024 में आ चुकी है। 33 इयर्स में तो बहुत कुछ हो गया होगा पाइथन में। तो आपको लगता है कि आप अपने 3 महीने में पाइथन हम पढ़ेंगे तो वो सब कुछ पढ़ लेंगे जो 33 साल में हो गया है। हम पढ़ेंगे
एक हफ्ते में 6 घंटे, 1.5 घंटे डेली। जिसने ये बनाई होगी पाइथन, क्या वो भी हफ्ते में 4 दिन ही पाइथन बनाता होगा और बस 1 से 2 घंटे बैठ के लिखता होगा? नहीं। हो सकता है एक टीम रही हो और एक दिन में हो सकता है 12-12 घंटे बैठ के लिखते होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सब पढ़ना है। एज ए फ्रेशर सबसे पहले हमें उन चीजों को पढ़ना है जो फंडामेंटल होती हैं। इन्होंने कहा हमें नहीं मतलब इस बात से फंडामेंटल क्या होता है। इन्होंने तो सब शुरू से लेकर लास्ट तक सब लिख दिया। आप जानो कि ये फंडामेंटल है कि नहीं है, आपके अभी काम में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंटिन्यू करने के। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हम एक बार पाइथन की जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए, या डे टू डे प्रोग्रामिंग में जो चीजें आती हैं पहले उनको पढ़ लिया जाए, रादर देन सब पढ़ लेते हैं पहले। पहले सिर्फ उन चीजों को पढ़ने के बाद हमें पूरी लैंग्वेज की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैसे लैंग्वेज हमारी काम कर रही है। उसके बाद आप मान लीजिए 2 साल बाद किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं और वहां पर पाइथन का कुछ ऐसा फीचर यूज हो रहा है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो अब आप उसको पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस फीचर को पढ़ने के लिए पूरी पाइथन फिर भी नहीं पढ़नी है। कल को एक नया प्रोजेक्ट आ गया, अब उसमें एक नई बात आ गई जो हमने कभी नहीं पढ़ी थी पाइथन में, तो कहां से पढ़ें? कहीं से नहीं पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन से आप ऑफिशियली पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल हमें तब करना है जब कोई पाइथन का कोर्स करने के बाद कोई एक नई चीज पाइथन में नजर आई जो हमने नहीं पढ़ी है, उसको पढ़ने के लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हैं। और उस समय जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका है, आपको अंदाजा होगा कि जो ये लिखा गया है ये क्या मानकर लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इट इज द ऑफिशियल पाइथन रेफरेंस। चलो इसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ और आप मेरे साथ साथ अपने लैपटॉप पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आइडियल ओपन करें तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं एक बार बता देता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसी तरह से आप अपना पढ़ लेंगे। तो आइडियल ओपन करेंगे, ये आपका इस तरह से आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर आप हेल्प में जाइए, हेल्प नाम से जो मेन्यू आ रहा है इसमें जाइए। इसके अंदर एक थर्ड ऑप्शन आएगा पाइथन डॉक्स F1, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये पीडीएफ फाइल नहीं है, एचटीएमएल फाइल है ये हमारी। तो इसको ओपन होने के लिए ब्राउजर आपके लैपटॉप में होना चाहिए, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, बस ब्राउजर होना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में क्रोम है तो बेस्ट व्यू आएगा, अगर कोई दूसरा है तो उस पर माइट भी बेस्ट व्यू ना आए, या हो सकता है ये आपसे पूछे कि बताओ आपके सिस्टम में 4 ब्राउजर हैं किस में ओपन करें। तो जैसा आगे होगा आप अपने हिसाब से देखना एक बार। अब जैसे मेरे में इसने कुछ नहीं पूछा, सीधा इसने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया, तो माइट भी किसी के लैपटॉप में वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा किस ब्राउजर को ओपन करें, तो आप अपने सिस्टम का कोई ब्राउजर दे सकते हैं। अब यहां पर देखो आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे ये ट्यूटोरियल, तो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये पाइथन का ट्यूटोरियल भी है। यहां पर देखो एक FAQ भी है। FAQ का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो जनरली हम लोगों के दिमाग में आते हैं या इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? FAQs कहते हैं। तो अगर मैं चलो पहले आपको FAQ हुई दिखाता हूं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है FAQ भी कई तरह के हैं। एक है जनरल FAQ। जनरल मतलब पाइथन क्यों बनी, किसने बनाई, कब बनाई, कहाँ बनाई, बनाने के पीछे मकसद क्या था, पाइथन का जावा से कंपैरिजन, पाइथन का C++ से कंपैरिजन। तो जनरल बातें होंगी जिसमें टेक्निकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दूसरे वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे।
तब आपको समझ में आएंगे। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो पहले जनरल एफए के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है पाइथन क्या होती है। पढ़ना चाहते हो उस पर क्लिक कर देंगे, व्हाट इज पाइथन का आंसर आ जाएगा। दूसरा है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या होती है, पीएसएफ क्या है, इसके बारे में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन गुड फॉर, पाइथन का यूज कहां पर ज्यादा अच्छा है, पाइथन को पहली बार क्यों बनाया गया था, ठीक है, पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया है ना। तो इस तरह से व्हाई इज इट कॉल्ड पाइथन, इसको पाइथन ही क्यों कहते हैं, चलो इसी का आंसर पढ़ते हैं। इस पे क्लिक कर दो, उसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। मैंने भी आपको कल यही बताया था कि बीबीसी चैनल पर एक कॉमेडी शो आता था 70s में, जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। रौसम इसको बहुत लाइक करते थे। तो रौसम चाहते थे कि भाई हमारी लैंग्वेज का नाम एक यूनिक सा होना चाहिए और थोड़ा छोटा भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, बस इस लैंग्वेज का नाम पाइथन कहना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो बैक कर देते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आप घर जाके अपना पढ़ सकते हैं। और बैक करते हैं, प्रोग्रामिंग कैफे क्यों आ जाएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे अभी, क्योंकि ये तभी समझ में आएंगे जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी हो। तो इसका मतलब जब आप किसी किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन अपने प्रिपेयर करके जा सकते हो। जितने इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट हो जाता है, समझ में आ गया। जब आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से अपना पढ़ सकते हो। अगर क्लास में आप कभी कभार आओगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, तो इसी तरह परेशान रहोगे कि सर ये चीज कहाँ से आएगी, वो कैसे आएगी। टाइम पर आओ, डेली आओ, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती है। अभी आप यही ढूंढ रहे हो क्लास कोड कहाँ है, क्लासरूम में कैसे ज्वाइन होना है, इस चीज को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब आप कल नहीं आएंगे और आज आप डिस्कस करेंगे, इसका मतलब आप एक दिन पीछे हो गए हमसे। और अभी तो चलो शुरुआत है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे और उस समय ऐसा हुआ तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्लास से। और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर दूसरा बैच दे दो कोई। तो जो वजह होती है ना समझ में आने की, वो यही होती है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्लास से। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं। जब टाइम 6 बजे का तो आपको 6 बजे आना है। आप 6:30 आओगे तो नुकसान तो होगा ही आपका, है ना। और मान लो किसी वजह से आप लेट हो रहे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग देख कर आओ। कल की रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप उसे देख कर आओ। आपका जो 10-5 मिनट का रह गया है मान लो, तो आप उसे कवर कर लोगे, है ना। तो अभी इसलिए बताया जा रहा है ताकि अभी तो कुछ नहीं निकला है, अभी तो हमने पहला प्रोग्राम भी नहीं बनाया है। लेकिन जब प्रोग्राम बनने शुरू हो जाएंगे और ये सारी चीजें आएंगी, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी फिर आपको। ठीक है, तो क्लास कोड के लिए आज ही मैंने क्लास में 4 बार बताया है, और फिर भी आप पूछ रहे हो क्लास कोड कहाँ से आएगा कैसे आएगा। इसका मतलब आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करी होगी, तभी पूछोगे आप क्लास कोड कहाँ से आएगा। एक बार और बता देते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है इन डिटेल्स को। जब ये डिटेल्स आप व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, और मैसेज आपका सीन हो जाएगा, 2 ब्लू टिक आ जाएंगे, तो मैसेज सीन हो गया ऐसा मानना है आपको। जब तक 2 ब्लू टिक नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जब मैसेज सीन हो जाएगा, तब आपको एक मेल मिलेगा इस ईमेल आईडी से, जिसमें आपका क्लास का लिंक मिल जाएगा। और आप फिर उस लिंक पे क्लिक करके क्लास कोड ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्लास कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर जिसकी कल की क्लास निकल गई है, वहां पे डाउनलोड करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग में मैंने पूरा प्रोसेस वो भी रिकॉर्ड कर लिया है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्या करना है, आज की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना रह गया? अब देखो, नेटवर्क इशू है, हो सकता है। अगर नेटवर्क इशू डेली रहेगा तो नुकसान तो हो ही रहा है। फिर नेटवर्क थोड़ी बोलेगा इससे कि नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो हो ही रहा है फिर हमारा नुकसान। तो आप अपना एनवायरनमेंट फिर वैसा क्रिएट करो। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना है, तो मेक श्योर आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो आप ऑनलाइन ले पाएंगे।
अदरवाइज क्लास में आके पढ़ना चाहिए, और क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो भाई इंटरनेट की फैसिलिटी आपको अपने एंड पर रखनी पड़ेगी। अगर वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली नुकसान तो कहीं हो ही रहा है हमारा। अब कैसे आप कर सकते हैं नेटवर्क अवेलेबिलिटी, ये शायद आप ज्यादा अच्छा खुद जानते होंगे, रादर देन कि मैं आपको कुछ बताऊं कि दूसरा प्लान ले लो जिसमें स्पीड अच्छी आती हो, या 1 घंटे के लिए बाकी चीजें ऑफ कर दो, सिर्फ क्लास ही चलती हो। वो आप देखो कि कैसे अवेलेबल होगा नेटवर्क क्लास के टाइम पर। उसमें ना पाइथन की तरफ से कोई हेल्प होगी, ना ड्यूकर की तरफ से कोई हेल्प होगी, है ना। चलो, वॉइस का इशू, स्पेशली ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, कि सर वॉइस स्लो आ रही है, स्क्रीन बार बार चली जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर मेरे एंड पर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन सबको होगी फिर, क्योंकि मेरी एंड पर प्रॉब्लम है। और अगर बाकियों को सही जा रही है आवाज, सबको क्लियर है, सबको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो रही है, किसी इंडिविजुअल को वॉइस सही नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है, स्क्रीन कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, कभी हैंग हो जाती है, डेट मीन्स उनके इंडिविजुअल एंड पर प्रॉब्लम होगी फिर। अब यही वजह हो सकती है, मेरे एंड पर प्रॉब्लम होगी तो सभी को प्रॉब्लम होगी फिर तो, जितने लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। इन केस किसी का क्लास ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आता है ना, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके एक बार या कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं कि सर हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या करें। कुछ हेल्प हो सकती होगी तो इस नंबर से आपकी हो जाएगी। ये नंबर बैच कोऑर्डिनेटर मधुर सर का है, ये बैच कोऑर्डिनेटर है आपके। ठीक है, बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा इसमें कि पाइथन सेटअप के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। जिसने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स का पहले आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया गया होगा। नहीं किया गया है तो आप जिनसे एडमिशन आपने लिया उनसे बोलें, वो आपको आपके कोर्स का पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे। उसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं वो सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, प्लस हो सकता है माइनस नहीं होगा। जितना लिखा है वो सारा आपके सिलेबस में आएगा। अब किसी ने कोर्स अगर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का लिया है तो उसके में नंपाई पांडास होगा। अब किसी ने कोर्स फुल स्टैक लिया है उसके में नहीं होगा। तो ये सारी बातें बेटर है कि आप जो हमारा एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर सिलेबस के अंदर क्या पढ़ाया जाता है उसमें मेंशन होगा। आपने जिससे एडमिशन लिया है आप उससे पूछ लीजिए, बेटर है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। फिलहाल नंपाई पांडास उनको पढ़ाया जाएगा जिनका डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का मतलब क्या है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि पहले सर लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है ये बताइए, बताओ। लाइब्रेरी वर्ड को आज आपने फर्स्ट टाइम सुना है या इससे पहले भी कभी सुना था? कॉलेज में नहीं सुना होगा, कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो अब कॉलेज की लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है एक बार उसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज की लाइब्रेरी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा ये है कि आपको पहले से ही कुछ बुक्स का कलेक्शन अवेलेबल होगा पढ़ने के लिए। आपको उन बुक्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है जो हम आपको पहले से लाइब्रेरी में अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब सेट ऑफ प्री डिफाइंड बुक्स या कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड बुक्स इन कॉलेज नोन एज कॉलेज लाइब्रेरी। ये तो मतलब हुआ इसका हमारा। अब कोई भी कॉलेज वाला अपने प्रमोशन में ऐसा कह सकता है कि मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। मतलब आपको सिर्फ सिलेबस की बुक्स नहीं मिलेंगी, उसके अलावा जनरल नॉलेज की बुक्स मिल जाएंगी, और बहुत सारी बुक्स आप पढ़ना चाहें
तो आप पढ़ सकते हैं, मेरी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी है। अब इसी तरह से क्या होता है, जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपना कोड बनाते हैं किसी काम को करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसमें ओटीपी हमें सेंड करना है यूजर के लिए, तो अब मुझे ओटीपी सेंड करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। पाइथन लैंग्वेज ने कहा बनाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही बना दिया है। तो इस तरह से पाइथन ने पहले से ही बहुत सारा कोड बनाकर पाइथन सेटअप के अंदर हमें दे रखा है। तो रेडीमेड कोड के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड, हमें नहीं बनाना है, पहले से बना हुआ है लैंग्वेज के अंदर, क्या बोलेंगे उसे, लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी अलग अलग फील्ड की है। जैसे कोई लाइब्रेरी हो गई मैथमेटिक्स की, एक लाइब्रेरी हो गई कैलकुलस की, कोई लाइब्रेरी हो गई स्टैट्स की। तो इस तरह से लाइब्रेरीज की लिस्ट तैयार हो गई, तो टर्म बन गया लाइब्रेरीज। तो इस तरह से हर फील्ड की पाइथन में आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। तो इस तरह से ये हो गई पाइथन की लाइब्रेरीज। अब बात आती है कि इन लाइब्रेरीज को या इन कोड्स को जो इन लाइब्रेरी के अंदर आता है, कौन बनाता है। हमने कहा जिन लोगों ने पाइथन बनाई और आज उसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, पीएस। बनाने वाले का नाम तो रोशन था, एक इंसान ने बनाई थी। अब इंसान ने बनाने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी, अब उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइब्रेरी को मेंटेन करने की। इसके अलावा मान लीजिए हमने और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, और उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट थी लेकिन है ही नहीं पाइथन में। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले एक लाइब्रेरी बना ली और उस लाइब्रेरी का यूज करके फिर अपने उस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट बनाए। अब मैंने सोचा यार मेरा काम तो हो गया, चलो एक काम करते हैं, ये लाइब्रेरी पब्लिकली पाइथन प्रोग्रामर्स को अवेलेबल करा देते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो पीएसए वालों ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई, अपने पर्पस के लिए बनाई होंगी, पर्पस पूरा हो गया तो उसने सोचा चलो बाकी लोगों को दे देते हैं यूज करने के लिए। ऐसी लाइब्रेरीज को क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहते हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो पाइथन में दो तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, वो लाइब्रेरीज जो पाइथन की तरफ से मिलती है सेटअप के साथ आ गई, और वो लाइब्रेरीज जो कोई और बना रहा है, जब जरूरत पड़ेगी हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आज हमारे लैपटॉप में पाइथन सेटअप के साथ वो लाइब्रेरीज नहीं आई हैं। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वाले बनाते हैं और सेटअप के साथ देते हैं, ऐसी लाइब्रेरीज को स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कहा जाता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। और ऐसी लाइब्रेरीज जो हमें बाद में अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी, उन्हें बोलेंगे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो पाइथन की लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा हैं कि उनको पीएसएफ वाले भी बना रहे हैं, फेसबुक वाला भी बना रहा है, गूगल वाले भी बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी बना रहे हैं। तो जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं ये सब पाइथन की कोई कोई लाइब्रेरी अपना बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन की कई सारी लाइब्रेरीज हमारी हो जाती हैं। कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड्स created and maintained by PSF। अगला है कंपोनेंट पिप टूल या पिप कमांड। इसका काम है कि जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, जैसे जेंगो हो गई, नमपाई पांडास हो गई, किरास हो गई, टेंसरफ्लो हो गई, सिलेनियम हो गई, या ब्यूटीफुल सूप हो गई, ये सारी लाइब्रेरीज को जब आप डाउनलोड करेंगे तो गूगल से जाकर डाउनलोड करने में आपको दिक्कतें आएंगी, ऑथेंटिक लाइब्रेरी वो है कि नहीं है। तो आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट रखना है और पिप कमांड का यूज करके किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिप का यूज आज नहीं है, जब आपको मैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पे काम करना सिखाऊंगा
उस दिन पिप कमांड का रोल आता है। अभी फिलहाल इसका कोई रोल हमारा नहीं है, ठीक है, बट लिख लेते हैं। तो पिप कमांड क्या करती है? So it is a command that provides facility to download and install third-party libraries easily. तो अब हमने जो पाइथन का सेटअप अपने सिस्टम पे डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है, उस पाइथन सेटअप के साथ कई सारी चीजें हमें दी गई हैं। उनमें से हमने ये 4-5 चीजें डिस्कस करी हैं जो हमारे काम में आती हैं। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनली ये सब यूज करते होंगे, डायरेक्टली हम उनसे इन्वॉल्व नहीं होते उन चीजों से, तो इसलिए उसको हमने एटसेट्रा में डाल दिया कि और भी चीजें होती होंगी। चलो, तो अब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो क्या करेंगे? आइडल ओपन करना ही है, तो जिसका ऑलरेडी ओपन है उसे कुछ नहीं करना है। तो आइडल ओपन करेंगे। अब जब आप आइडल ओपन करते हैं तो यहां पर आपको लिखकर मिलेगा आइडल शैल। अब हमें आइडल शैल पर कोड ना बनाकर आइडल का एक दूसरी विंडो है जिसको एडिटर विंडो कहते हैं, वहां पर कोड बनाएंगे। दैट मीन्स जो हमारा आइडल एडिटर है, इस आइडल एडिटर में दो विंडो होती हैं। एक विंडो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है जो हमने अभी देखी, जिसको बोलते हैं शेल विंडो। और दूसरी होती है, इसका नाम है एडिटर विंडो। तो जो शेल विंडो है, इसका पर्पस होता है जनरली इनपुट आउटपुट इंटरफेस। और जो एडिटर विंडो है, इसका पर्पस होता है राइट, सेव एंड रन प्रोग्राम्स। और इसका पर्पस है शेल विंडो का इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अब ये बातें बहुत ज्यादा समझ में अभी नहीं आएंगी, जब हम खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे इन दोनों को तो ये समझ में आ जाती है। तो अभी अगर मैं बाय डिफॉल्ट आइडल ओपन करता हूं तो मुझे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आइडल शेल दिखाई दे रहा है। तो आइडल शेल कह रहा है कि भाई मेरा काम आउटपुट दिखाना है, आप लिखना चाहते हो, लिखे हुए को सेव करना चाहते हो, तो भाई एडिटर विंडो के पास जाओ। अब ये एडिटर विंडो कहाँ से आएगी वो देखते हैं। तो यहां पर जाएंगे फाइल पर, फाइल के अंदर ऑप्शन आएगा न्यू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल पर न्यू फाइल, ये आपकी जो विंडो आती है इसे बोलते हैं एडिटर विंडो। लाइक ए नोट पैड, आप इस पर कुछ भी लिखेंगे अपना चल जाएगा। क्या लिखेंगे पढ़ेंगे। तो ये हो गई एडिटर विंडो और ये हो गई आपकी शेल विंडो। दिस इज योर एडिटर विंडो।
एंड दिस इज योर शेल विंडो। तो अब अगर हम ध्यान से देखें और मैं इसको दोनों को क्लोज कर दूं, तो अब अगर मैं सर्च बार से आइडल ओपन करूंगा तो बताओ सबसे पहले डिफॉल्ट विंडो क्या ओपन होती है? शेल विंडो। तो अब आपको शेल विंडो पे फाइल, न्यू फाइल करना होगा, तब आपकी एडिटर विंडो एक्चुअल में ओपन होती है। अब ये काम मुझे डेली करना होगा। एक दिन में मैं 4 बार अगर लैपटॉप लेके बैठूंगा प्रोग्राम बनाने के लिए, तो हर बार यही करना होगा। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम आइडल में जो स्टार्टअप पर शेल विंडो ओपन होती है उसको चेंज करके एडिटर विंडो कर लेते हैं। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो आप अपने शेल पे जाइए और यहां पर एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस। आइडल शेल में ऑप्शंस नाम का एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिए और इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर आइडल। इस पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर आइडल पे। अब एक छोटी सी विंडो ओपन हुई, इसमें एक टैब आएगा विंडोज टैब। इस विंडोज टैब पे क्लिक करिए। यहां पर पहले ही एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एट स्टार्टअप। क्या सेलेक्टेड है? मेरे में एडिटर विंडो सेलेक्टेड है, आपके में कौन सा होगा? शेल विंडो। तो आप उसकी जगह पर एडिटर विंडो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई, देन ओके। अब आप अपना सब क्लोज करके विंडो एडिटर की दोबारा से आइडल एडिटर को ओपन करें, तो आप पाएंगे कि आपका भी बाय डिफॉल्ट अब क्या आने लगा? एडिटर विंडो आने लगा। तो एक स्टेप थोड़ा हमारा कम हो गया, क्योंकि डेली हमें यही करना है। तो हमने बाय डिफॉल्ट इसी को ओपन करवा लिया स्टार्टअप पे। अब दूसरा चेंज जो आप चाहें तो करें और चाहें तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, वो ये कि मैंने अपने आइडल का फॉन्ट साइज इंक्रीज किया हुआ है। आपका इतना नहीं होगा, जब आप टाइप करोगे तो आपको बहुत छोटा सा नजर आएगा, कुछ भी लिखो। तो अगर आपको लगता है वो विजिबल है, तो आप फॉन्ट साइज को मॉडिफाई करने वाला स्टेप स्किप कर दो, इग्नोर कर दो। और आपको लगता है नहीं सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बेटर विजिबिलिटी होगी, क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो कैसे बढ़ाएंगे फॉन्ट साइज? फिर से ऑप्शंस में जाएंगे, कॉन्फ़िगर आइडल, और इस बार यहाँ पर टैब मिलेगा फॉन्ट्स, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड यही होता है, फॉन्ट्स टैब। आपका साइज 10 होगा यहाँ पर, या कुछ होगा दूसरा, तो आप इसे अपना इंक्रीज करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। करेक्टर्स थोड़े बोल्ड होकर देखें तो आप बोल्ड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट का फेस भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा रखना है, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, ये यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अपना कुछ करके अपना सेट कर लो। वो सेट करना है जिससे आपकी विजिबिलिटी, क्लियरिटी बनी रहे। चलो, तो अब हमें आइडल एडिटर को ओपन करना आ गया। अब बात आती है कि सर हम किसी भी लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं? तो आंसर आता है मशीनों से काम कराने के लिए। मशीन का मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट आती है, वो कंप्यूटर साइंस के लिए मशीन कहलाती है। अदरवाइज मशीन का मतलब तो आमिर खान ने बताया था 3 इडियट में, जो काम को आसान करे वो मशीन है, जो ह्यूमन एफर्ट्स बचाए वो हमारा मशीन है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में मशीनों का मतलब होता है वो डिवाइसेस जिनमें प्रोसेसिंग यूनिट होती हो, यानी कि जिसमें सीपीयू होता हो। भले ही वो इंटेल i7 ना हो, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। तो आप किसी भी लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से हमें जो काम करवाना है अपने सीपीयू से,
उस काम को कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं, और फिर ये प्रोग्राम हमारा कहाँ पहुंच जाता है, सीपीयू के पास पहुंच जाता है, और ये फिर हमें आउटपुट लाकर दे देता है। तो आप बोलेंगे सर हम इससे क्यों करा रहे हैं काम, खुद ही कर लेते हैं जो काम इससे कराना चाहते। हमने कहा आप अगर दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे और सीपीयू से कराओगे और दो नंबर हैं 2 और 4, तो आपको लगेगा कि हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अगर दो नंबर में बड़े कर दूं, पहला नंबर है 29876, दूसरा नंबर है 9899.678, कर तो लो गई, मना थोड़ी है कोई। कब तक करोगे ये नहीं पता, लेकिन और करने के बाद एक्यूरेसी कितनी होगी उसका भी नहीं पता। तो अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा इससे ही करा लो, मशीनों से करा लो काम, अब ज्यादा सही है। यानी कि हम लोग छोटे स्केल पर किसी काम को करें तो ठीक है, जब बड़े स्केल पे काम करना होता है तो मशीनों की याद आ जाती है कि मशीनों से करा लेते हैं। हम किसी काम को एक दो बार करें तो ठीक है, और वही काम हमें रिपीटेडली कई बार कराना है तो मशीनों की याद आ जाती है कि सर बार बार कहाँ तक खुद करोगे, कर तो सकते हो, टाइम बहुत लगेगा, मशीनों से करा लेते हैं। तो अब इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि मशीनों को बताएं कि मशीनों आपको ये काम करना है और ये काम ऐसे किया जाता है। अब सीपीयू का जो कैलकुलेशन स्पीड है वो हम इंसानों से बहुत फास्ट है, ठीक है, लेकिन सीपीयू सोच नहीं सकता। तो जो हम इससे करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रोग्राम बनाकर इसको दे देते हैं। अब प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी होती है। अब हमने एडमिशन पाइथन में ले लिया है, बाकी लैंग्वेज को हम छोड़ देते हैं कि हम पाइथन से ही करेंगे। क्यों करेंगे, कल हमने इसका आंसर डिस्कस कर लिया था कि पाइथन से प्रोग्रामिंग हमें क्यों करनी चाहिए। अब एक कोई एग्जाम्पल को ऐड कर देते हैं जहां से पहला प्रोग्राम बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आज से 15 साल पहले, आज नहीं, आज से 15 साल पहले लगभग, जब बैंकों में काम होता था, उस समय की बात करके देखते हैं जिस समय बैंकों में बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज नहीं होता था, बस कंप्यूटर आए आए थे और इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट हमारा नहीं होता था। तो मान लीजिए कोई बैंक में एक मैनेजर है ना, और मान लीजिए ये एक कस्टमर है। अब ये कस्टमर मैनेजर के पास जाता है बैंक में और कहता है मुझे लोन चाहिए। इसने कहा ठीक है मिल जाएगा। तो मैनेजर ने पूछा कितना चाहिए, इसने बताया 5 लाख रुपए का चाहिए। अब देखो बैंक अगर किसी को लोन देगी तो बैंक का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट ये है कि अगर 5 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हो, जब वापस करोगे तो प्लस करके वापस करोगे, यही तो फायदा बैंक का, और क्या है ना। तो अब उसके लिए क्या टर्म होता है, इंटरेस्ट रेट। तो मान लो इस कस्टमर ने कहा भाई क्या इंटरेस्ट रेट लगे, इसने कहा भाई 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब मैनेजर ने पूछा वापस कितने टाइम में कर दोगे, ताकि हर महीने क्या ईएमआई बनेगी बता देते हैं आपको। इसने कहा भाई 3 साल में वापस कर दूंगा मैं आपके लिए। अब मैनेजर ने कोई फार्मूला होगा जिससे कैलकुलेशन करी। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, मैंने 15 साल पहले की बात बोली, तो उस मैनेजर के पास कोई ऐसा कंप्यूटर, कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जिससे वो ईएमआई कैलकुलेट कर पाए। अब वो कैसे कर रहा है, मैन्युअली कागज पे गुणा भाग करके कर रहा है। अब उसको बहुत टाइम लग रहा होगा, लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगी, जॉब है उसकी है ना, क्योंकि आज से हम 15 साल पहले को डिस्कस कर रहे हैं, आज को नहीं कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। तो अब मान लो उसने कैलकुलेशन कर करा के और दोबारा रीचेक भी करी होगी, क्योंकि वो गलत भी कर सकता होगा जल्दीबाजी में। तो उसने बता दी भाई ये ईएमआई आपकी पड़ेगी। अब कस्टमर बोला ये तो बहुत ज्यादा है, एक काम करो आप 3 की जगह 5 साल का कर दो लोन मेरा। अब उसने तो कह दिया ईएमआई ज्यादा है, 3 की जगह 5 साल कर दो। इससे पूछना जरा, सारी कैलकुलेशन उसे अब दोबारा करनी पड़ेंगी सब। अब सोचो, उसके बाद भी क्या श्योरिटी है ये लोन लेके चला जाएगा। अभी बोलेगा मैं दूसरे बैंक में जा रहा हूँ, वहां जाके बात करूंगा, ना सस्ता मिलेगा वहां से ले लूंगा मैं, तो सीधी सी बात है, कस्टमर है 4 जगह जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए, अगर ये मैनेजर इस तरह से एक दिन में 4-5 कस्टमर को हैंडल कर ले तो पूरा दिन इसका इसी में बिजी हो जाएगा, अपने काम तो कर ही नहीं पाएगा बैंक वाले। तो अब हमने क्या सोचा, हमने इस मैनेजर से कहा कि हम आपको
एक प्रोग्राम बनाकर दे देते हैं, मतलब एक आसान भाषा में एक सॉफ्टवेयर बनाकर दे देते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर को चलाना, डबल क्लिक करना, उसमें एक ऑप्शन आएगा एंटर योर लोन अमाउंट, तो आप अमाउंट इसमें फिल कर देना। फिर ऑप्शन आएगा एंटर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिल कर देना। फिर एक आएगा टाइम, कितने टाइम के बाद वो लोन वापस कर रहा है, वो फिल कर देना। एक बटन आएगा कैलकुलेट ईएमआई, उस पर बस क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ईएमआई की वैल्यू पता चल जाएगी। अब वो कह रहा है कि कम ज्यादा कर दो, तो आप कर लो। अब आपको चेंजेस करके उसको बार बार बताने में फ्रस्ट्रेशन शायद उतनी नहीं होगी। अब तो अब समस्या ये है कि ये जो प्रोग्राम है जो आपने बनाकर बैंक मैनेजर को दे दिया, ये बनाया कैसे होगा। हमने कहा देख लेते हैं कैसे बनाया होगा। तो इस प्रोग्राम में जो हम बनाएंगे, इस मैनेजर को देने के लिए, इस प्रोग्राम में हमें सबसे पहले वो कोड लिखना होगा जो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को क्या ले, इनपुट ले। क्योंकि पहले से तो प्रोग्राम को पता नहीं होगा, ये तो हमारा मैनेजर बाद में बताएगा। रन टाइम पे जब प्रोग्राम चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा, तब बताएगा प्रोग्राम को भाई किस इनपुट पे काम करना है। पहले थोड़ी बताएंगे प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा इसमें, दूसरा काम होगा जो इनपुट आया है अभी, उस इनपुट पर आप अपना लॉजिक लगाएं। लॉजिक का मतलब फार्मूला लगाएं। फार्मूला लगाने के बाद अब जो रिजल्ट जनरेट हुआ है, उस रिजल्ट को आउटपुट में दिखाना भी पड़ेगा कि भाई ये आपकी वैल्यू आई। तो अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को 3 भाग में डिवाइड कर लें, तो इस प्रोग्राम के 3 पार्ट हो गए। यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो आप सीख लो, इनपुट पर लॉजिक कैसे लगाया जाएगा, गुणा भाग कैसे करोगे वो सीख लो, और जो वैल्यू जनरेट होगी उसको आउटपुट में कैसे दिखाएंगे वो सीख लो। अगर आप ये 3 चीज सीख लेते हैं तो वो प्रोग्राम बन ही जाएगा। अब हमने ये 3 चीज सीख ली पाइथन में और प्रोग्राम बनाकर मैनेजर को दे दिया, उसका काम बहुत आसान हो गया। अब मैनेजर बोला एक काम करो, पैसे ट्रांसफर करने का भी बना दो सॉफ्टवेयर। अगर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसका भी कुछ नहीं है हमारे पास अभी, वो भी बना दो। हमने कहा बना देते हैं। अब सोचो अगर मैंने वो वाला प्रोग्राम बनाकर मैनेजर को दे दिया, तो वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने कहा सेम, पहले उसको बताना पड़ेगा ना कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, फिर किसके अकाउंट से करना है, फ्रॉम किसके अकाउंट में करना है, कुछ इनपुट चाहिए ही होगा रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन। फिर इनपुट लेने के बाद अब क्या करोगे, हमने कहा ट्रांजैक्शन करने का लॉजिक लगाएंगे। अब ट्रांजैक्शन हो गई तो ट्रांजैक्शन आईडी, अपडेटेड बैलेंस, ये सब जो प्रोड्यूस हुआ है उनको आउटपुट में दिखा दो कि अपडेटेड बैलेंस इक्वल टू दिस, ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू दिस, समथिंग समथिंग। अब इन दोनों प्रोग्राम्स में जो हमने एक बैंकिंग सेक्टर को फोकस करके एग्जाम्पल में यूज करे हैं, कोई चीज कॉमन आ रही है नजर है क्या। प्रोग्राम में एलिमेंट्स 3 तरह के हैं, इनपुट लेना है, लॉजिक लगाना है और आउटपुट दिखाना है। अच्छा इन तीनों में अलग क्या है, लॉजिक। पहले प्रोग्राम में ईएमआई बनाने का लॉजिक फार्मूला अलग होगा, और दूसरे प्रोग्राम में पैसे ट्रांसफर करने का जो फार्मूला वो अलग होगा। लेकिन इनपुट लेना है, आउटपुट दिखाना है, वो तो कॉमन ही। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि फिर तो सर ये क्या, आप किसी भी प्रोग्राम को इमेजिन कर लो, किसी भी प्रोग्राम को, और ये भूल जाओ कि पाइथन का है कि जावा का है कि सी का है कि डॉट नेट का है। किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में 3 ही चीज होती है, चौथी चीज ही नहीं है। क्या, उस प्रोग्राम को इनपुट लेना आना चाहिए, उस इनपुट पर उसे लॉजिक लगाना आना चाहिए, लॉजिक से जो रिजल्ट बने उसको आउटपुट में दिखाना आना चाहिए। अगर मेरा प्रोग्राम ये 3 चीज जानता है तो प्रोग्राम अपना बढ़िया काम कर सकता है। तो अब मैं आपको पाइथन का पहला प्रोग्राम अगर सिखाऊंगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज सिखाऊंगा, यही तीन है और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो अब अगर हम इस कहानी के सीक्वेंस को देखें तो पहले नंबर पे इनपुट आता है, दूसरे पर लॉजिक आता है, तीसरे पर आउटपुट आता है। अगर मैं इसी ऑर्डर में आपको पाइथन पढ़ाना शुरू करूं और पहला प्रोग्राम मैं आपको यह पढ़ाऊं कि इनपुट कैसे लेते हैं, चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर मैं आपको लॉजिक लगाना सिखाता हूं फिर भी चीजें कॉम्प्लेक्स रहेंगी।
लेकिन अगर मैं पहले प्रोग्राम में आपको यह सिखा दूं आउटपुट कैसे दिखाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। हम अभी लर्निंग फेज में हैं। हमें ये फॉलो नहीं करना है कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, वो दिन तो बाद में आएगा हमारा। पहले सीख लेते हैं कि क्या क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अक्सर लोग, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे सी पढ़ो, जनरली प्रोग्रामिंग में पहला प्रोग्राम हम जो शुरू करते हैं वो यही से शुरू करते हैं कि चलो जिस दिन आउटपुट दिखाने की जरूरत पड़ेगी वो आज हम पहले ही सीख लेते हैं ताकि उस दिन हमें आता होगा। तो हम भी अपना पहला प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम से आउटपुट कैसे दिखाया जाता है पहले वो बनाना सीख लेते हैं। जब ये अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद इनपुट लेना सीख लेंगे। उसके बाद पूरे कोर्स में लॉजिक लगाना है हमारे लिए, यानी कि आउटपुट दिखाना मुश्किल से 2 से 3 क्लास, इनपुट लेना मुश्किल से 2 से 3 क्लास, और बाकी 2.5 महीने क्या करोगे, लॉजिक लगाएंगे बैठकर कि ट्रांजैक्शन कैसे होती है, कि फैक्टोरियल कैसे बनता है, कि प्राइम नंबर कैसे निकलता है, या ओटीपी कैसे जनरेट होता है, कैप्चा कैसे बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब लॉजिक का पार्ट होंगे हमारे। ठीक है, तो अब हम इस बात पर एग्री हो गए हैं कि हमारा पहला प्रोग्राम क्या होने वाला है। पहला प्रोग्राम आउटपुट दिखाने वाला होने वाला है, दूसरा भी वही होने वाला है। शुरू के 15-20 प्रोग्राम हमारा आउटपुट दिखाने वाले ही होने वाले हैं। अब हमें याद आई चौथे पॉइंट की, कि आपने बताया था पाइथन में क्या होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। तो अब ये बताओ आउटपुट कैसे दिखाया जाएगा, इसका पूरा कोड मुझे ही लिखना होगा या लाइब्रेरी में कुछ है पहले से? अगर पहले से कुछ है तो मेरा वक्त बचेगा, मेरे एफर्ट बचेंगे। हमने कहा हमारा गुड लक, पहले से लाइब्रेरी में कोई है जो आउटपुट दिखाने वाला काम करता है। तो अब ये बताओ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में हजारों बुक्स हैं और मैं लाइब्रेरी के बराबर से गुजर गया, तो क्या मैंने सारी बुक पढ़ ली? नहीं। इसी तरह से पाइथन की लाइब्रेरी में हजारों रेडीमेड कोड हैं। अगर मैंने अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करा तो क्या वो हजारों रेडीमेड कोड मेरे प्रोग्राम में आ गए? नहीं, क्यों आ जाएंगे? तो अभी बताओ कॉलेज में अगर मुझे किसी बुक को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? उसका एक प्रोसेस होगा। आप लाइब्रेरी में जाओ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ कॉलेज का, वो आपको बुक इशू करेगा। अगर बुक की कॉपी नहीं है तो मना कर देगा ये बुक तो है ही नहीं, और अगर है तो आपको दे देगा और एक टाइम बता देगा कि आपको अब वापस करनी है। अगर किताब डैमेज हो गई तो फाइन भी लग जाएगा। उसका जो प्रोसेस होगा वो आपको बता देगा। फिर बुक इशू करा के आप अपने घर लेकर आओगे। अब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अब आपकी बुक हो गई, अब आप उसे पढ़ोगे। इसी तरह से अगर मुझे पाइथन में कुछ भी लिखना है तो जब भी कुछ लिखना होता है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सिंटैक्स। तो यहाँ प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, कि कोई भी चीज जब लिखनी है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो पाइथन की लाइब्रेरी में जितने भी रेडीमेड कोड हैं उनको एक नाम दे देते हैं। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में जो रेडीमेड कोड है उसको हम कलेक्शन ऑफ बुक्स कहते हैं, उसी तरह से पाइथन की लाइब्रेरी में जितना भी रेडीमेड कोड है उसको नाम दिया गया फंक्शन। तो यहां पर क्या होते हैं, फंक्शंस। तो पाइथन की लाइब्रेरी में आउटपुट दिखाने वाला कोड जहां लिखा गया होगा उसको बुक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फंक्शन। इसी तरह से अगर मुझे कोई और भी काम करना है और वो लाइब्रेरी के अंदर आता है तो उसका भी क्या होगा, कोई एक फंक्शन। हर काम को करने का क्या होगा, लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होगा। जैसे हर बुक का एक नाम होता है, इसी तरह से हर फंक्शन का भी कोई ना कोई नाम हमारा पाइथन में होता होगा। वहां बुक इशू करानी पड़ेगी, यहां पर फंक्शन को कॉल करना होता है। इशू कराने का यहाँ पे इक्विवेलेंट टर्म है फंक्शन को कॉल करना। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो लाइब्रेरी से वो फंक्शन आपके प्रोग्राम में अवेलेबल होता है। अदरवाइज लाइब्रेरी में है लेकिन प्रोग्राम में नहीं आएगा आपके। उस फंक्शन का नाम है प्रिंट, PRINT। अब जब मैंने पहला फंक्शन पाइथन में लिखा प्रिंट, तो लिखते ही ब्रेन में आया कि सर इंग्लिश में पहला लेटर तो कैपिटल लिखा जाता है। तो मैंने कहा करेक्टर इंग्लिश के हैं, ग्रामर इंग्लिश की नहीं लगानी है। क्या आप पूछोगे सर ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि पास्ट टेंस में लिखना है, इसे ग्रामर किसकी लगेगी, पाइथन लैंग्वेज की अपनी लगेगी। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीजें लोअर केस में लाइब्रेरी में बनाई गई हैं
उन्हें यूज करते समय सेम केस में यूज करना है। तो पाइथन की लाइब्रेरी में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस लोअर केस में लिखे गए हैं। तो आप किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शन को लोअर केस में लिखते हैं। लिखने के बाद अब आपने कहा था कॉल करना, पुकारना। तो फंक्शन कैसे पुकारा जाता है? फंक्शन का नाम, उसके आगे पैरेंथेसिस का पेयर, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो जब किसी फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस का पेयर लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉल। हमने क्या करा? इस फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी से अपने प्रोग्राम में। तो आसान भाषा में हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज करना। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? उस फंक्शन को कॉल करना। अच्छा सर, मान लो लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन का नाम प्रिंट ना होकर नोएडा होता, तो फिर ऐसे लिखते नोएडा और उसके आगे कॉल। अगर मान लो लाइब्रेरी में फंक्शन का नाम ड्यूकैट होता, तो फिर ऐसे कॉल करते ड्यूकैट। तो एक जनरल बात बताओ, अगर लाइब्रेरी में फंक्शन का नाम कुछ भी होता तो मैं क्या लिख दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से फंक्शन कॉल होता है? क्या लिख दें यहां पर? फंक्शन का नेम और उसके आगे कॉलिंग सिंबल। अब फंक्शन का नेम जो भी आएगा इसकी जगह पर वो आपको लिख देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं पाइथन में? सिंटैक्स। कि लाइब्रेरी से किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स क्या होता है? ये होता है। अब जो फंक्शन का नाम है इसकी जगह पर वो लिख देते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन है इसके लिए तो पूरा कोर्स जब आप करेंगे तब आपको नॉलेज आएगी कि कौन कौन से फंक्शन है, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, सिंटैक्स एक बार पढ़ा जाता है, खत्म। जब तक पाइथन पढ़ोगे इसी सिंटैक्स पर लाखों फंक्शन यूज कर सकते हो लाइब्रेरी के। ठीक है, चलो। तो अब हम पहले एक पर ही अपने अटके हुए हैं, इसको पहले पूरा करते हैं। अब प्रिंट फंक्शन हमने पूछा आउटपुट दिखाओ, इसने कहा दिखाएंगे। हमने कहा क्या दिखाओगे? इसने कहा जो आप कहोगे वो दिखाएंगे। इसे क्या पता आउटपुट में क्या दिखाना चाहते हो आप? तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो 2024 प्रिंट कर दो ईयर की वैल्यू। तो इसने कहा ठीक है लिख दो, जो लिख दोगे वही प्रिंट कर दूंगा मैं। तो हो गया। हमने कहा बस, और कुछ? हमने कहा नहीं, पहला प्रोग्राम बस इतना ही काफी है कि मुझे आउटपुट दिखाना आ गया, इससे ज्यादा कुछ हमने किसी ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो जो आउटपुट दिखाने वाला काम है वो प्रिंट फंक्शन करता है। क्या आउटपुट दिखाना है वो मैंने लिख दिया, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत ही नहीं। अब ये प्रोग्राम मैंने इंग्लिश में लिखा है, TRINT। सर इसका मशीन कोड बनवाओ 0101। कौन बनाएगा? इंटरप्रेटर। हो सकता है आपने स्पेलिंग गलत लिख दी हो, बाई चांस स्पेलिंग गलत हो गई हो, आपका कीबोर्ड की की खराब हो एन वाली, तो ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है आपने कॉल करने का जो पैरेंथेसिस का पेयर है वो लगाना भूल गए हो, तो ये सब गलतियां होंगी। कौन चेक करेगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कह रहा है इस प्रोग्राम को पाइथन फाइल में सेव करके मुझे दो, फिर मैं चलाऊंगा। तो फाइल में जाएंगे, क्या कर रहे हो आप? इस प्रोग्राम को फाइल में सेव कर रहे हैं। जैसे इमेज PNG JPG फाइल में सेव होती है, सॉन्ग MP3 फाइल में सेव होता है, मूवी MP4 फाइल में सेव होती है, उसी तरह से पाइथन का प्रोग्राम .py फाइल में सेव होता है। तो सेव पे क्लिक, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हो। लैपटॉप में कहीं तो रखोगे, जब लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा तो रखा रहेगा। हमने कहा रखा रहेगा, दोबारा आओगे तो मिल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जहां पर आपने पाइथन को सेव कराया है, इंस्टॉल किया है, उस लोकेशन पे प्रोग्राम को सेव करेगा। ये लोकेशन हिडन होती है तो आपको मिलेगी नहीं बाद में। तो आप एक काम करो, डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना लो। न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लो जिसका नाम कर दो, मान लो प्रोग्राम्स या पाइथन प्रोग्राम्स कर दो, जो आपको सही लगे वो आप नाम रखो, जिससे आप पहचान पाओ इसके अंदर क्या रखा हुआ है। अब इस फोल्डर के अंदर एंटर हो जाओ डबल क्लिक करके। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूं मेरा पहला प्रोग्राम सेव हो जाए पाइथन फाइल में। तो बताओ फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो फिर? हमने कहा पहला प्रोग्राम है, चलो P1 रख देते हैं। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे आज 19 तारीख है तो उन्होंने प्रोग्राम का नाम दे दिया 19 नवंबर _1।
19 नवंबर को बनाया गया पहला प्रोग्राम। तो अपने अपने हिसाब से आप जो नाम देना चाहते हैं वो आप अपना नाम दे सकते हो। मैं अपने लिए छोटा नाम रख लेता हूं, P1, प्रोग्राम नंबर 1। कहां सेव हो रहा है? डेस्कटॉप पर, इस फोल्डर के अंदर सेव हो रहा है। किस फाइल में सेव होगा? .py। तो नीचे एक्सटेंशन पाइथन फाइल है, ऑटोमेटिकली .py लग जाएगा, आपको .py लगाने की जरूरत नहीं है। सेव पे क्लिक कर दिया, तो अब ये प्रोग्राम हमारा पाइथन फाइल में सेव हो गया। अब इसको मैं इंटरप्रेटर को हैंड ओवर करके आऊंगा। कैसे करके आओगे? यहां पर एक रन नाम से ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इस रन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आएगा रन मॉड्यूल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, बिहाइंड द सीन ये पाइथन फाइल इंटरप्रेटर को हैंड ओवर कर दी जाएगी। इंटरप्रेटर हमारे इस फाइल में जो कोड लिखा है उसमें गलतियां ढूंढेगा। अगर कोई गलती नहीं निकली तो फिर हमारा मशीन कोड बना दिया जाएगा। वो मशीन कोड जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मशीन कोड में 0 1 की फॉर्म में। इंटरप्रेटर वापस उसे हमारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा सो दैट ह्यूमन रीडेबल हमारा हो पाए। और फिर जो भी फाइनल आउटपुट है वो हमें कहाँ दिखाया जाएगा? शेल विंडो। तो जो शेल विंडो है उसका काम यही होता है कि वो आपको आउटपुट दिखाने वाला काम करेगी। सर शेल विंडो ओपन तो है ही नहीं, अपने आप ओपन भी हो जाएगी, आप बस क्लिक करो। तो अब आपको वो समझ में आ गया कि शेल विंडो का काम होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अगर मुझे प्रोग्राम में कुछ इनपुट देना है तो शेल विंडो से दिया जाएगा, अगर मुझे आउटपुट देखना है तो शेल विंडो पे आप देखेंगे। प्रोग्राम को लिखना है, प्रोग्राम को सेव करना है, प्रोग्राम को रन करना है, ये काम हम कहां करते हैं? एडिटर विंडो पे करते हैं। दोबारा देखिए, सर्च बार में गए, आइडल ओपन करा, मेरा एडिटर ओपन हो गया। अब यहां पर हमने आउटपुट दिखाने वाला फंक्शन कॉल करा, जो आउटपुट दिखाना चाहते हो वो मैंने लिख दिया। चलो इस बार मान लो मैंने अपनी एज प्रिंट कर दी 40। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूं, फाइल में गया, सेव एज पे क्लिक करा। अब अब आप अपना प्रोग्राम किस फोल्डर में रखना चाहते हो उसको पिक करना है आपको। तो मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूं क्योंकि डेस्कटॉप से एक्सेस करना आसान होता है। तो मैंने डेस्कटॉप पे गया। अब इस फोल्डर को मैं ऑलरेडी बना चुका हूं पहले। अगर मैंने ऐसा कोई फोल्डर नहीं बनाया होता तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करके पहले एक नया फोल्डर बना लेता। और अगर वो फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैं सारे प्रोग्राम सेव करूंगा, हर प्रोग्राम के लिए बार बार फोल्डर नहीं बनाना है, उसी फोल्डर के अंदर सारे प्रोग्राम सेव करते रहो। तो इस फोल्डर के अंदर गया, इसे पुराना प्रोग्राम मिल गया मुझे, और मान लो ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है तो मैंने इसका नाम कर दिया P2, सेव कर दिया। अब मुझे इसे रन करना है तो रन ऑप्शन पे जाऊंगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को आउटपुट दिखा देगा शेल विंडो पर। इस तरह से प्रोग्राम को हम लिखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। पूरा स्टेप्स जो जो अब तक हमें रिक्वायर्ड थे सारे मैंने आपको करके दिखा दिया। कोई ऐसा क्लासेस का नहीं हुआ हो जो लैपटॉप लाए और नहीं हुआ है? क्या इशू आ रहा है बताइए? पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी? 6:48 पाई थी आप। चलो, तो अब इंटरनेट की फैसिलिटी तो हमारे पास नहीं होती है। तो एक बार एक काम करिएगा, कल जब आप आए तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग, ग्रुप में ज्वाइन हो गए आप? ग्रुप में भी ज्वाइन नहीं हुए? ठीक है, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद क्या करना है? कल की क्लास की रिकॉर्डिंग है और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग में पाइथन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सारा मैंने सिखाया हुआ है। तो आप अपने लेवल पर जाकर, अपने एंड पर जाकर उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और लैपटॉप में आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग से आपको ये सारे प्रोग्राम का जो सीक्वेंस था कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, स्टिल अगर आपका ना हो पाए तो आप थोड़ा क्लास से 5 मिनट पहले आ जाइएगा।
ठीक है, जैसे 6 बजे का टाइम है तो आप 5:50 पे 5:55 पे आ जाइएगा, ताकि मैं आपका इंडिविजुअली देख लूंगा, अगर कोई इशू होगा तो क्लास में कल सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो फिलहाल आज इतना रखते हैं, कल मिलेंगे, है ना, सेम टाइम पर। लैपटॉप इसी तरह से कैरी करना है। तो अभी फर्स्ट टाइम हमारा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेन को और हाथों को सिंक्रोनाइज होने में टाइम लगेगा। 4 से 8 दिन ऐसे ही करोगे तो अपने आप सब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं, कल मिलेंगे 6 बजे। जिसका कोई भी इशू हो वो 5 मिनट पहले आ जाए, है ना, तो ताकि थोड़ा ज्यादा टाइम देकर उस पर फोकस किया जा सके।